हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। पाइथन की सीरीज़ में हम आज क्लास 3 देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुनील हैज़ रिटन ए कोड टू इनपुट ए नंबर। सुनील हैज़ रिटन ए कोड टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल। सुनील ने एक कोड लिखा है और नंबर को इनपुट किया है और फैक्टोरियल फाइंड करना है उसे। हिज कोड इज हैविंग एरर, उसके कोड में एरर्स आ रहे हैं। रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शंस मेड। हमें दोबारा से करेक्ट कोड लिखना है और जहाँ पर करेक्शन होना है वो लाइन हमें अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहले उसने लिखा DEF फैक्ट। उसने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फैक्ट नाम का फंक्शन उसने डिफाइन कर दिया। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। n में उसने एक नंबर एंटर करवा लिया। f इज इक्वल टू 1 फॉर i रेंज। रेंज कहाँ तक ली है? 1 से n+1 तक। फिर क्या करवाया है? नाउ यहाँ पे लिया है f इज इक्वल टू स्टार i और लास्ट में प्रिंट करवा दिया फैक्टोरियल इज, और f को हमने प्रिंट करवा दिया। तो इसमें से हमें एरर फाइंड आउट करना है, कहाँ कहाँ पर एरर है, राइट। हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी लाइन के अंदर एरर है। सबसे पहले अगर उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया है तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमेशा कोलोन आएगा, राइट। यहाँ पर कोलोन नहीं गिवन है तो सबसे पहला ये हो गया। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू इनपुट। ये इनपुट सही है, उसने एक n नंबर के अंदर, सॉरी n के अंदर इनपुट स्टोर करवा ली। f इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। फॉर i रेंज 1 से लेकर n+1 तक। यहाँ पर रेंज के साथ हमेशा इन का यूज होता है। सो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर i इन रेंज, इन रेंज, और उसके बाद रेंज गिवन होती है हमें कहाँ तक रेंज लेनी है, और उसके बाद कोलन। यहाँ पर कोलन है लेकिन यहाँ पर रेंज के साथ इन आना है। उसके बाद f इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 विथ, अब अच्छे से दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है? f इज इक्वल टू मल्टीप्लाई i। तो ये जो ऑपरेटर हम ऐसे यूज करते हैं वो सीक्वेंस यहाँ पर गलत ले रखी है, और इसको हम राइट कैसे करते हैं? f बीच में स्पेस होना चाहिए, स्टार इक्वल टू स्पेस एंड आई। तो ये सीक्वेंस हम यूज करते हैं और यहाँ पर ये गलत गिवन है। और लास्ट में प्रिंट करवा दिया फैक्टोरियल इज एफ को, फैक्टोरियल को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट के अंदर एरर मिल गया। 1 नेक्स्ट फॉर लूप के अंदर, सेकंड, और नेक्स्ट जो असाइन हो रहा है उसके अंदर थर्ड, राइट। यहाँ पर 3 है हमारे एरर। लेकिन यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है लेकिन इसको कहीं पे कॉल नहीं किया हुआ। तो हम जो न्यू प्रोग्राम हमारा जो होगा, हम जो न्यू प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर हम फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कॉल नहीं कर रखा फंक्शन को तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी नहीं, और डायरेक्ट हमारी फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड लाइन में हमारा फॉर आई इन रेंज 1 से n+1 तक आएगा एंड कोलोन। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट ये f मल्टीप्लाई इक्वल टू आई। इसको अगर हम खोलेंगे इस स्टेटमेंट को तो हमारी इस एक्सप्रेशन को खोलने पर होता है f इक्वल टू f इंटू आई। सो आप ये प्रोग्राम रन करके देखना, ऐसे ये रन हो जाएगा। और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखना चाहते हो तो इसका फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो। इसमें वही है कि हमारा f के अंदर फर्स्ट टाइम 1 है, i की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती जाएगी उन f और i का मल्टीप्लाई होता जाएगा और वो f के अंदर डलता जाएगा, फिर f की वैल्यू चेंज होती जाएगी हर स्टेप पे। सो यही था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कोड एग्जीक्यूट होता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसकी आउटपुट क्या होगी? ये कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है और इसकी आउटपुट हमें पता करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या ले रखा है? एक लिस्ट, लिस्ट इन्होंने ले रखी है। फॉर लूप इन्होंने स्टार्ट किया है फॉर आई इन एल, एल के अंदर जो एलिमेंट्स गिवन हैं जो उन्होंने ले रखे हैं
वो पूरी रेंज कवर करेगा फॉर लूप के अंदर। फिर इन्होंने कंडीशन डाल रखी है इफ़ आई इक्वल टू सी, जब आई सी के बराबर हो जाएगा तब हमें प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। आई में उस समय क्या होगा सी, प्लस उसके साथ हमें क्या करना है एल, और इंडेक्स गिवन है एल, इंडेक्स जीरो पर क्या होगा हमारा, अगर इस लिस्ट की बात करें हम ए बी सी एंड डी, इसके अंदर इंडेक्स की बात करें हम तो जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 2 3, राइट। तो यहाँ पर जब हम आउटपुट प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले हमारा लूप चलेगा, लूप फॉर आई इन एल, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी ज़ीरो, अब जीरो होगी वो सी के इक्वल है, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा ए इक्वल टू सी है नहीं, फर्स्ट टाइम वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, इंडेक्स चेंज होगा, वो जाएगा बी के पास, बी को और आई का अब कंपैरिजन होगा तो बी इक्वल टू सी है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मूव करेगा वो इंडेक्स टू के ऊपर जहाँ पर सी है, अब वो कंडीशन चेक करेगा सी इक्वल टू सी है यस, ये बात हमारी सही हो जाएगी, थर्ड कंडीशन के थर्ड स्टेप के अंदर ठीक हो जाएगी। फिर वो लूप के अंदर आएगा, प्रिंट करेगा आई, आई हमारा क्या है अभी सी, प्लस एल की लोकेशन जीरो पर क्या है, इंडेक्स जीरो पर लिस्ट के अंदर क्या है ए, सो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा सी ए, हमारा आउटपुट क्या होगा सी ए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें डिक्शनरी गिवन है, राइट, यहाँ पर हमें डिक्शनरी गिवन है और इसमें भी पूछा है कि आउटपुट क्या होगा। सो देखते हैं, इसके अंदर stu अंडरस्कोर डिक्ट, ये एक वेरिएबल नेम ले रखा है हमने, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने की नेम और उसकी वैल्यू राहुल, यहाँ पर एज की है और उसकी वैल्यू है 17, मार्क्स की है और उसकी वैल्यू है 340। नेक्स्ट उसने क्या किया है, जो एज है की से हम चेंज कर सकते हैं, तो एज चेंज करके उन्होंने 17 से 19 कर दी। उसके बाद उन्होंने एक नया की ऐड की है एड्रेस और उसकी वैल्यू है दिल्ली, और उसके बाद हमें प्रिंट करना है आइटम्स को, इन सभी आइटम्स को प्रिंट करना है। तो अब हमारे पास नेम राहुल, एज यहाँ पर हो जाएगी 19, मार्क्स हमारे 340 एंड एक न्यू की इंसर्ट हो जाएगी, न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर, एड्रेस, एड्रेस क्या हो जाएगा हमारा दिल्ली। सो हमारा यही आउटपुट आएगा, नेम के अंदर नेम राहुल, एज 19, यहाँ पर 19 हो जाएगा, मार्क्स 340 एंड एड्रेस दिल्ली, ये हमारा आउटपुट होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है कि रविता इज ट्राइंग टू सोल्व क्वेश्चंस, रविता क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई कर रही है, लिस्ट स्लाइसिंग बट सी फेल्स, वो लिस्ट स्लाइसिंग अप्लाई कर रही है और लेकिन वो फेल हो गई। सोल्व, अब हमें ये सोल्व करके दिखाना है और असिस्ट करना है टू सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसको कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है, यहाँ पर ये लिस्ट गिवन है, चलो हम इसको लिख लेते हैं 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ये हमारी लिस्ट गिवन है। और स्लाइसिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंडेक्सेस का। सो हम इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं, इनके इंडेक्सेस क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8 तक इंडेक्स हो गए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स स्लाइसिंग भी पूछी गई है, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। तो रिवर्स स्लाइसिंग के लिए हम सभी माइनस के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये हमारी होगी रिवर्स स्लाइसिंग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एंड लास्ट गिवन होता है और नेक्स्ट गिवन होती है रेंज, स्टेप्स स्टेप्स गिवन होते हैं उसके बाद। सो हमारे फर्स्ट स्लाइसिंग में क्या कह रहा है कि 1 से स्टार्ट करना है और 8 तक जाना है, और स्टेप्स है हमारी 3, मतलब हमें
सो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होनी है 1 से और कहाँ तक करनी है 8 तक। इंडेक्स गिवन है हमारे, तो जब भी हम यहाँ पर 8 करेंगे इंडेक्सिंग, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे 1 माइनस तक हमारा स्टेप जाता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1 1 इंडेक्स पे हमारा क्या है 3, उसके बाद हमें 3 स्टेप्स चलने हैं। तो 1 2 3 5 1 2 3 8 और हमारी इंडेक्सिंग गिवन थी 8 तक, तो 8 माइनस 1 तक 7, ये हमारा इंक्लूड होगा, 8 जो है हमारा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा और वैसे भी इसके अकॉर्डिंग आना भी नहीं है ये। तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी 3 5 एंड 8, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की आउटपुट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये स्टेट इंडेक्सिंग गिवन है जिसमें स्लाइसिंग अप्लाई करनी है हमें, उसके अंदर हमें माइनस, हम यहाँ पर माइनस या वी कैन से रिवर्स स्लाइसिंग ले रहे हैं, तो इसके अंदर हमें -1 मतलब रिवर्स स्लाइसिंग के अंदर हमारा -6 ये है और हमारा -1 ये है। सो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें और स्टेप्स कितने चल रहे हैं 2। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट कैसे आएगा, तो 6 ये आ जाएगा हमारा 4 1 1 2 6 1 2 8 और -1 तक चलना है हमारा ये 1 और नेक्स्ट हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है, तो हमारा आउटपुट इसके अंदर हमारा आउटपुट आएगा 4 6 एंड 8। तो ये हम हमारे दोनों स्लाइसिंग का आउटपुट है। पहले हम इसका पता कर चुके हैं और अब हमारा सेकंड वन का आउटपुट है 4 6 8। सो ये हमारी स्लाइसिंग थी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर और डी के अंदर अपर की वैल्यू भी 0 है, लोअर की वैल्यू भी 0 है और ये डिक्शनरी गिवन है। यहाँ पर हमारे अपर हमारी की है और उसके अंदर वैल्यू 0 है, लोअर हमारी की है उसके अंदर वैल्यू 0 है। अब उसने फंक्शन ले लिया सी इन एस। अभी अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे कि ये कैसे रन करेगा। फॉर सी इन एस हमारा फंक्शन ले लिया, उसके बाद उसने कंडीशन चेक करवाई सी डॉट इज अपर, अगर सी अपर डॉट अपर है तो डी अपर को हम एक इंक्रीज कर देंगे 1 प्लस 1 कर देंगे और अगर सी डॉट इज लोअर है तो हम लोअर को एक इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे 1। प्रिंट करना है हमारे अपर केस काउंट करके प्रिंट करना है और लोअर केस काउंट करके हमें प्रिंट करना है। तो उसके हाँ और उसके बाद चेंज के अंदर है स्कूल डेज आर हैप्पी। तो ये हमारी प्रोग्राम है और इसको रन कैसे करना है अभी हमें ये देखना है, इसका आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है। इसमें आउटपुट के बारे में कुछ है तो आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इसका आउटपुट। तो इसमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो सबसे पहले जब इन रन करेगा प्रोग्राम तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी, इसके ऊपर होगा। उसके बाद ये सर्च करेगा कॉलिंग फंक्शन को, कॉलिंग फंक्शन कहाँ पर है, चेंज का कॉलिंग फंक्शन कहाँ पर है, उसके बाद ही ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, वरना इनको इग्नोर करेगा। वो जब फंक्शन चेंज है वो डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पर। यहाँ पर उसे क्या मिलेगा, चेंज फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके अंदर एक वैल्यू है स्टूडेंट सॉरी स्कूल डेज आर हैप्पी, उसके अंदर एक स्ट्रिंग गिवन है स्कूल डेज आर हैप्पी, जो कि जाकर यहाँ पर एस के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। स्कूल डेज आर हैप्पी हमारी किसके अंदर जाकर स्टोर हो गई, एस के अंदर हमारी स्कूल डेज आर हैप्पी जाकर स्टोर हो गई। एस एस के अंदर हमारी हो गई, यू कैन अंडरस्टैंड स्कूल डेज आर हैप्पी एस के अंदर जाकर स्टोर हो गई। अब डी इज इक्वल टू अपर और 0 लोअर 0। फिर उसने सी सी को कहाँ तक चलाना है, उसको एस तक, एस के अंदर ये सभी स्ट्रिंग गिवन है तो इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 एंड ये सभी ये जो इसमें स्पेस है वो भी काउंट होगा और इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी एलिमेंट इसमें गिवन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वेट काउंट करते हैं तो हमें इसे, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल 21 है और इंडेक्सिंग हो गई 0 क्योंकि हमने 20 क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया था, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इसके अंदर उसने सी इज इन एस, तो वो 20 तक हमारा लूप चलेगा। इफ सी डॉट इज अपर, अगर सी के अंदर जो भी वैल्यू आती जाएगी सबसे पहले एस आएगा फिर सी आएगा, राइट। सी के अंदर वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी, पहले सबसे पहले एस, उसके बाद सी, फिर एच, फिर ओ, फिर ओ, फिर ओ, फिर एल, फिर स्पेस, फिर डी, फिर ए, फिर वाई। तो ऐसे ही हमारी
चलती जाएगी। तो उसने क्या कहा है कि इफ़ सी डॉट इज़ अपर, अगर सी के अंदर है वो वैल्यू अपर है, तो डी के अपर में 1 चला जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा अगर वो अपर में है। नेक्स्ट उसने कहा है एल्स इफ अगर सी के अंदर जो वैल्यू है वो लोअर केस में है, ये एस अपर केस में है यहाँ पर, और सी लोअर केस में है, एच लोअर केस में है, डबल ओ लोअर केस में है, एल लोअर केस में है, तो ऐसे ही डी यहाँ पर अपर केस में है। तो इस ऐसे ही पूछा है अगर वो लोअर केस में है लेटर, तो लोअर के अंदर +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही ये लूप चलता जाएगा कहाँ कहाँ तक, 20th इंडेक्स तक, और फिर वो काउंट होकर सभी इंक्रीज होती जाएंगी वैल्यूज, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 5 6 7 ऐसे ही आता रहेगा। तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, फिर उसने प्रिंट अपर केस काउंट, और यहाँ पर जो अपर केस में यहाँ पर वैल्यू है वो हमारी आउटपुट आ जाएगी, और लोअर केस काउंट में हमारी जो यहाँ पर वैल्यू लास्ट जो ऐड होकर स्टोर हुई है वो हमारी आउटपुट में आ जाएगी। सो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, देखो डायरेक्ट हम देख लेते हैं। वो एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप होगा, 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर लूप, और इसमें जो स्ट्रिंग गिवन है उसका इंडेक्सेस भी 20th तक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर अपर केस में एस है, डी है और एच है, तो यहाँ पर अपर क्या आ जाएगा, 3, राइट। और अगर हम बात करें लोअर केस की, तो लोअर केस में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लोअर केस में हमारा आ जाएगा 15, और आउटपुट में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 15। आउटपुट अपर केस काउंट इज 3, लोअर केस काउंट इज 15। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, टपल गिवन है और उसके एट्रीब्यूट्स को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। हमारी फिर वो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी 11 22 33 44 55 और 66, राइट। उसके बाद न्यू लिस्ट क्रिएट होगी जो कि एम्प्टी है। फॉर लूप हमारा चलेगा आई से लेकर लिस्ट 1 तक। लिस्ट 1 के अंदर क्या है, ये एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हमारी, और इंडेक्सिंग मैंने कर दी जहाँ लास्ट एलिमेंट 5th इंडेक्स पर है। सो इफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा। जो यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट है न्यू, उसके अंदर हमारा एलिमेंट अपेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले 11 पे गया, 11 को उसने चेक किया, 11 को उसने चेक किया मॉडुलस 2 कर कर, तो ये हमारा आउटपुट आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1, मॉडुलस में हमारा रिमाइंडर होता है 1। सो ये हमारी नॉट इक्वल टू 0 है, येस फुलफिल कर रही है, तो अपेंड हो जाएगा 11, हमारा एलिमेंट 11 यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। तो ये लिस्ट की फॉर्म में हमारा अपेंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। नेक्स्ट फिर लूप चलेगा 22 के ऊपर, लेकिन ये तो इक्वल है 0 के, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा 33 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 रहेगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 33। ऐसे ही 44 को करेंगे, 44 रिमाइंडर 0 आएगा। 55 को करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर 55, राइट। 66 को करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसमें उसके बाद उसने कहा न्यू टपल इक्वल टू टपल, जो न्यू लिस्ट है उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया इसने और प्रिंट कर दिया टपल को। सो नॉर्मल यहाँ पर ये लिस्ट है, ये एज ए टपल प्रिंट हो जाएगी। अब ये पूरी स्टेटमेंट में ये इसमें ऐसे ही कहा गया है कि जो न्यू अभी लिस्ट क्रिएट हुई है, जो हमारी अब ये न्यू लिस्ट क्रिएट हुई है, इसको टपल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद वो उसको प्रिंट करना है। तो 11 33 एंड 55 ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। तो यही हमारा आउटपुट था क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लोज इन एसक्यूएल। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। वैसे तो ये 2 मार्क्स के हैं सभी, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। तो वेयर क्लोज के अंदर क्या होता है, वेयर क्लोज सबसे पहले तो ये टेबल्स के ऊपर अप्लाई होता है, राइट। और हैविंग क्लोज हमारा ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई होता है। अब ग्रुप्स की बात आ गई तो वेयर क्लोज के अंदर ग्रुप बाई, विदाउट ग्रुप बाई भी ये परफॉर्म हो जाएगा, राइट। और हैविंग क्लोज विदाउट ग्रुप बाई नहीं होगा परफॉर्म। सो यही हमारे मेन 2 डिफरेंस थे। और अगर हम एक और की बात करें डिफरेंस की, तो ये हमारा रोज़ के ऊपर अप्लाई होता है
और ये हमारा कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होता है। सो यही डिफरेंसेस थे इन दोनों के। नेक्स्ट अभी आगे आपको दिख जाएंगे डिफरेंसेस, आप एक बार उनको देख लेना। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि डीडीएल कमांड के अंदर इनमें से कौन सी कमांड जाएगी और डीएमएल के अंदर कौन सी जाएगी। डीडीएल की आप सभी को डेफिनेशन पता है, सॉरी फुल फॉर्म पता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स जाएंगी। क्रिएट कमांड डीडीएल के अंदर जाएगी, उसके बाद एल्टर कमांड डीडीएल के अंदर जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करें डीएमएल की, जो ब्लू से है हमारे डीएमएल, तो यहाँ पर भी ब्लू से हमारी अपडेट कमांड डीएमएल के अंदर और डिलीट कमांड हमारी डीएमएल के अंदर जाएगी। तो यही था इन दोनों क्वेश्चंस में, क्योंकि ये 2 मार्क्स के है ना, तो इनमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर होता है। तो ये मैंने डिफाइन कर रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। 2 हमें एडवांटेज बतानी है और 2 हमें डिसएडवांटेज बतानी है स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले तो स्टार टोपोलॉजी की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ पर आप सभी को पता होता है, यहाँ पर एक सेंट्रल हब होता है और उससे पीसी कनेक्ट होते हैं, राइट। सो सबसे पहला तो एडवांटेजेस ये हो गया कि इसमें ईज़ी हो जाएगा ऐड करना, किसी भी नए पीसी को ऐड करना इसके अंदर ईज़ी हो जाएगा। हार्ड बस हमें जो सेंट्रल हब है उसको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इसमें और किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, सेंट्रल हब के साथ कनेक्शन है, तो इसके अंदर न्यू नोड्स इंसर्ट करने ईज़ी हो जाएंगे, राइट। और सबसे बड़ी एक और एडवांटेज यह ये हो जाएगी कि हम ऐड भी ईज़िली कर सकते हैं और किसी के अंदर फ़ॉल्ट आ गया तो उसको रिमूव भी ईज़िली कर सकते हैं। क्योंकि वो और किसी से कनेक्ट नहीं है, सेंट्रल हब से कनेक्ट है, उसको हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। ये 2 हमारी एडवांटेजेस होगी। अब हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो यही है कि अगर हमारा सेंट्रल हब ही खराब हो जाए, तो इस पूरी टोपोलॉजी का काम ही क्या रह जाएगा। अगर हमारा सेंट्रल हब खत्म, तो सब कुछ खत्म। सो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। और इसमें केबल्स ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। केबल्स ज़्यादा लगती हैं क्योंकि हर एक नोड के लिए एक अलग से केबल हमें लगानी पड़ती है और उसका डिस्टेंस भी पता नहीं होता, तो वो एक हर नोड के लिए एक न्यू केबल, सो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा न्यू केबल के लिए। और एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द हब के लिए भी है, क्योंकि हब एक नॉर्मल नोड नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, वो एक सेंट्रल डिवाइस है और वो एक्सपेंसिव है। सो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये हमारी 2 डिसएडवांटेजेस थी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा हुआ है www और वेब होस्टिंग के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है www के बारे में और वेब होस्टिंग के बारे में। तो www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगी, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। और इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का सिस्टम है जो कि डॉक्यूमेंट्स का स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है इन ए नेटवर्क। इंटरनेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब की हमें रिक्वायरमेट होती है, जो कि डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। और ये एक सिस्टम है जो कि डॉक्यूमेंट्स को स्टोर एंड एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है यूआरएल के थ्रू इंटरनेट से। और ये डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र एचटीटीपी और एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर वर्क करता है। और रिक्वेस्ट एचटीटीपी के थ्रू होती है और वेब ब्राउज़र के थ्रू होता है रिस्पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्विस है जो कि वेबसाइट के कंटेंट को इंटरनेट के ऊपर करें। वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्विस है जो कि वेबसाइट्स के कंटेंट को, जो कि वेबसाइट्स के कंटेंट होते हैं उनको वेब सर्वर के ऊपर अपलोड करवाने के लिए यूज़ की जाती है। और जब भी हम कोई भी होस्टिंग प्लान को यूज करते हैं, तो वो एक रेंटिंग स्पेस प्रोवाइड करता है फिजिकल सर्वर के ऊपर, और उसके अंदर हम वेबसाइट्स और फाइल्स को स्टोर करते हैं। सो यही हमारा वेब होस्टिंग था। नेक्स्ट ये इनके बारे में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल एंड वीओआईपी। सो एक्सएमएल एक्सएमएल की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट। और वी आईपी की बात करेंगे तो हम वॉइस ओवर
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारी होगी वीआईपी की फुल फॉर्म एंड एक्सएमएल की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीसीपी/आईपी के बारे में। व्हाट इज द यूजेस ऑफ टीसीपी/आईपी? टीसीपी/आईपी हमें है ना कनेक्शन प्रोवाइड करता है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर। जो नोड्स का आपस में कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग होती है, वो टीसीपी/आईपी के थ्रू होती है। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम टीसीपी ओनली टीसीपी की बात करें कि टीसीपी का काम क्या है, तो टीसीपी एक बेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के ऊपर। सो जो मैसेज डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जाता है नेटवर्क के ऊपर। और आईपी की अगर हम बात करें तो आईपी एक एड्रेस है जो यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर हमें डाटा शेयर करना है, सेंड करना है। सो यहाँ पे इसका गिवन है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।